हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। ठीक ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, तो इसका कैसे आप आंसर देंगे। तो ऐसा वेव जो ऑसिलेट कर सके इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर से, जो चार्ज ऑसिलेट कर सके इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई एग्जांपल है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बिल्कुल एग्जांपल है इसका सनलाइट। लाइट जो आ रहा है ना, लाइट जो सन से अर्थ तक, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है उसका। समझे ना। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया टॉपिक। इसमें हमको देखना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये और सब। ठीक है, जो चार्ज ऑसिलेट करे इन प्रेजेंस। अब देखते हैं कि आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके कारण बनता था। ठीक ना। तो यहां पे आपको मालूम चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो किसमें आप देखते थे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक ना, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें देखे थे ना, ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अगर ये सर्कुलर वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनेगा। तो आप देखे थे एम्पियर सर्किटल लॉ से, एम्पियर्स लॉ से बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो उसमें आपने देखा था ना चैप्टर नंबर 4 में कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हम जानते भी है। ठीक ना, जो ये वायर रहता है हमारे घरों में, ट्रांसफार्मर के पहले विदाउट कवर वायर रहता है, तो पास के ही चीजों को खींच लेता है। ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए हम लोग देखे हैं। ठीक ना। तो सावर्ट लॉ भी हमारा जो साइंटिस्ट है बायोट सावर्ट, तो यही बताए थे, जो नीडल डिफ्लेक्ट होता है अगर इन प्रेजेंस ऑफ करंट के नियर में हम रखे तो वही चीज है। तो हम जानते हैं कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ पे हमको मालूम चलेगा मैक्सवेल से कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझे ना। तो जो चार्ज मूव करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, समझ गए। ओ, हम जो देखे थे लास्ट, जो एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग देखे थे, तो उससे के करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन इसमें एक मैक्सवेल का आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो उससे मालूम चलेगा कि हमारा वो तो ठीक है, वायर के कारण करंट कैरिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन कुछ कैपेसिटर हम रख भी दें यहाँ पे, तो बाहर में, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैपेसिटर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से आपको मालूम चलेगा। और यहाँ पे मान लेते हैं एक बैटरी लगा दिए, एक बैटरी, अब ये 20 वोल्ट का बैटरी है। अब ये करंट चलेगा, इसमें आई मान लेते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि ये करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है ना। लेकिन अब यहां से यहां करंट जाएगा क्या, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वैक्यूम है। ठीक ना। तब ये तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ से जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो लेकिन ये तो आप नहीं जानते हैं ना कि दो बीच में स्पेस हो, खाली स्पेस हो, तो उसमें भी करंट पास होगा क्या, तो ये नहीं मालूम है। अब इसी का डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, यही जो चीजें हैं, ये आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये भी मैक्सवेल बताए थे। ठीक है ना। तो दो कैपेसिटर रख दीजिए और उसको करंट दीजिए, तो ये तो करंट हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ से ये करंट बनेगा आईसी, और ये दो कैपेसिटर के बीच में भी करंट पास होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक ना। तो वो जो एम्पियर सर्किटल लॉ से हमको मालूम चला था करंट का, तो सिर्फ किसके कारण मालूम चला था, वो करंट कैरिंग वायर के कारण। वो उसमें ये नहीं था कि कुछ स्पेस रहे तभी भी करंट पास होगा, तभी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो उसके लिए नहीं था। तो इसमें क्या हो गया, वही डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट जो करंट आएगा आपको, तो यहां पे मालूम चलेगा कि एक ये दो कैपेसिटर है, तो उसके कैपेसिटर के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें क्या फॉर्म होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस है
कंडक्शन करंट जो हम पहले जानते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ से, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सम ऑफ करंट हो जाएगा, समझे ना। तो जो पहले हम पढ़ चुके हैं बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, वो किसके लिए था, कंडक्टर के लिए था, मीन्स वायर के लिए था, ठीक ना, वायर के लिए करंट था, वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड था, इसके लिए नहीं था, कैपेसिटर के लिए था। तो इसमें कैपेसिटर ऐड हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को बोलते हैं। और टोटल समेशन को हम क्या बोलते हैं, तो एम्पियर में जो कुछ इंप्रूवमेंट कर दिए मैक्सवेल, ठीक ना, कुछ अच्छा उसको ऐड करके बता दिए कि ये ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बताए थे एम्पियर सर्किट लॉ, तो बताए थे सिर्फ आईसी इक्वल टू, जिसके लिए बताए थे वो सिर्फ कंडक्टर के लिए बताए थे, सिर्फ वायर के लिए बताए थे, ठीक ना। तो ये मालूम चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाएगा, नेट करंट इक्वल टू आईसी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, यही चीजें हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ठीक ना। अच्छा, तो यही देखिए, तक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये तो आप जानते ही है, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट भी बनता है, ये भी आप जानते हैं, समझे ना। तो उसी को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। चलिए ये देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। चैप्टर 4 में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, चैप्टर 3 था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 4 था। देर हमने क्या लर्न किया था, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये सच बात है, ठीक है, कि हमने देखा था करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर करंट सर्कुलर फॉर्म में चले तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनेगा, अगर करंट स्ट्रेट चले तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। ये हम लोग जानते हैं, राइट हैंड थंब ये सब यूज करते थे, ठीक है। अच्छा, अब बट किसके लिए था, तो सिर्फ हमारा वायर के लिए था, कंडक्टर के लिए था, ठीक ना। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि दो वायर, जैसे यहाँ पे ये करंट है I1 और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के बाद सेकेंड वायर है I2, ओके, और दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, तो इसमें कुछ फोर्स भी लगता था, ओके, पैरेलली करंट मूव करे तो कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स लगता था, आपको मालूम होना चाहिए, ये अट्रैक्शन फोर्स लगता था। और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए एंटी पैरेलल तो रिपल्सन फोर्स लगता था। तो करंट के कारण, दो कैरिंग वायर कंडक्टर के कारण हमारा अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स भी लगता था, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर, टू करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, आप जानते हैं ना, 2 म्यू नॉट I1 I2 बाई R बाई फोर्स बाई L, ओके, ये हम जानते हैं, फोर्स बाई L इक्वल टू, हमने देखा था डेरिवेशन में, म्यू नॉट I1 I2 बाई, ठीक है, यहाँ पे R। चलिए, तो ये कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको ये सब नहीं करना है, ये सिर्फ है आपको समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट है चैप्टर 6, वी हैव सीन दैट चैप्टर 6 में हमने क्या देखा था, तो चैप्टर मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था हमने। तो इसमें चैप्टर 6 में हम लोग क्या देखे थे, वी हैव सीन दैट द मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विथ टाइम, हाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, तो उसके कारण क्या बनता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, ठीक ना। अच्छा, अब इसी में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट गिवन राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो मैक्सवेल ने देखे, मैक्सवेल ने इस 1831 टू 1879, ठीक ना, इन्होंने क्या किया, not only electric current, also time varying electric field generate field, तो एक और टाइम वेरिएबल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू टाइम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। देखिए, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो ये मैक्सवेल ने बताए थे, ठीक है। अच्छा, while applying Ampere circuital law, Ampere circuital law हम जानते हैं, magnetic field at a point outside the capacitor connected to a time varying current, है ना। तो ये आउटसाइड है, कैपेसिटर के आउटसाइड, वो हम जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से, हम ये नहीं जानते कैपेसिटर के इनसाइड का, है ना, कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये नहीं जानते। तो इसका मालूम किससे चला, मैक्सवेल से मालूम चला, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट से, ठीक है ना। ओके, ही सजेस्टेड दैट एक्जिस्टेंस ऑफ एडिशन करंट कॉल्ड बाय हिम द डिस्प्लेसमेंट करंट रिमूवल ऑफ इनकंसिस्टेंट। तो इन्होंने, मैक्सवेल ने बताए थे कि ये टोटल समेशन मींस ये डिस्प्लेसमेंट करंट है,
इनसाइड द कैपेसिटर, आउटसाइड में कंडक्शन करंट है जो पहले से दिया गया था। ओके, और ये आईडी प्लस आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है इनसाइड द कैपेसिटर। तो इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर ने इसका बारे में नहीं बताए थे, ठीक ना, कि कैपेसिटर ये सिर्फ बताए थे कि आईसी जो बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड आप बहुत फॉर्मूला जानते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक ना, वो किसके लिए था, सर्कल के लिए था, लेकिन वायर है तभी उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक ना, तो एम्पियर्स ने बताया था, लेकिन वो आधा अधूरा था, ठीक ना, वो कंप्लीटली नहीं था। तो मैक्सवेल ने बताया कि ठीक है वो तो सही है, लेकिन वो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ बताए थे, एम्पियर बताए, ठीक ना, लेकिन और भी करंट प्रोड्यूस होगा, तो जो कैपेसिटर हम ऐड कर देंगे तो कैपेसिटर के इनसाइड भी करंट प्रोड्यूस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा। मैक्सवेल ने बताए थे ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड सेट ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड magnetic field and their sources the charge and current density, this equation is known as Maxwell equation। हम लोग अभी देखेंगे एक इक्वेशन मिलेगा आपको, I इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, ओके, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू मैक्सवेल, ओके, इक्वेशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है अच्छा, इनका ये देखिए, इनका मैक्सवेल का ये इनका बर्थ कब हुआ था, 1831, और कब पास कर गए, 1879। बट इसी छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारा कुछ खोज किए। तो एक तो यह है कि हमारा अमॉन्ग द फर्स्ट गैस जो लिक्विड है, मोलिकुल्स है, देखिए यहाँ पे लिखा है बोर्निन, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, तो यहाँ पे, ठीक है, स्कॉटलैंड में, ओके, स्कॉटलैंड में was the among the greatest, ओके, 19th सेंचुरी द ड्राइव द थर्मल वेलोसिटी। तो इन्होंने ही बताया था थर्मल वेलोसिटी डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉलिक्यूल इन द गैस। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर चेंज होता है, इन्होंने ही बताया था, ठीक है ना। लेकिन हमको, हमारे लिए क्या है, ये नहीं है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला है। तो मैक्सवेल ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो इन्होंने ही ये बताया कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, कुछ गैपिंग रहे तभी भी करंट पास होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो जो है एम्पियर्स का है, जो हमारा और भी जो लॉ दिए हैं, बायोट सावर्ट लॉ, ये सब कूलम्स लॉ, तो ये सब इनकम्प्लीट टाइप का है, कुछ इसमें एडिशन भी है। तो इस तरह से इन्होंने भी 4 इक्वेशन उसको ही बनाकर करके दिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट हमने जो बताया था वही है ये। अब वी हैव दिस इन चैप्टर 4 इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हम कई बार देखे हैं इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रेट है तो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैक्सवेल ने दिखाया लॉजिकल कंसिस्टेंसी, मैक्सवेल ने बताया, प्रूफ करके दिखाए उन्होंने, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इन्होंने मैक्सवेल ने बताए थे। This effect is of a great importance because explain the existence of radio wave, gamma rays and visible light as well as the electromagnetic wave। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है, ऐसा चार्ज जो वेव फॉर्म में ऑसिलेट करता है, वो कब कर रहा है, तो उसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो लाइट आ रहा है। तो इसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, वेवलेंथ होता है क्लासिफाइड, ठीक है ना, ये गामा रे है, ये बीटा रे है, या एक्स रे है, ये सब चीजें, ओके। इसीलिए तो टू सी हाउ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, ठीक है ना। अच्छा, then consider the process of the charging of a capacitor and apply ampere circuit law। तो ये तो हम जानते हैं BDL इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक ना, ये तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है
ओके, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर, है ना। आप जानते हैं यहाँ पे ये कैपेसिटर है जय, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज स्टोर हो जाएगा, ये प्लस से लगा हुआ है, वी वोल्ट बैटरी है, ये माइनस माइनस चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ठीक है ना। आई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाता है। तो सर्किटल थ्रू विच टाइम डिपेंडेंट, ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी which part of the circuit through which time dependent current flow, let us the find magnetic field at the such at p, okay, region outside the parallel plate, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू टाइम, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटसाइड में करंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पे बनाएगा, ओके, ठीक है ना। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हुज प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन द करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द circumference of the capacitor loop and the same in the magnitude all point on the loop, ओके। अब ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ये बी डी एल जो हमने लिखा था इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी डी एल, ये बी की जगह पर बी ही रहने दीजिए, लेंथ अगर क्या है, स्ट्रेट वायर है, करंट स्ट्रेट वायर में चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो ये ऐसे बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर सर्कुलर फॉर्म में इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, यही सब चीजें हैं मैंने जो बताया था, इसको यहाँ पे प्लस चार्ज स्टोर हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर पे, ठीक है ना, और यहाँ पे जितना प्लेट है, एरिया है, ये सब चीजें हैं, और ये पी पॉइंट है, तो जो हमने बताया था वही सब चीजें है। अच्छा, इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। चलिए, इसमें क्या दिया है डेरिवेशन में, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए, हम तो जानते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शनल एनी पार्टिकुलर एरिया इज फॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शन किसी एरिया को करे, ये मान लेते हैं कि ये एरिया है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है इसको, तो ये क्या पैदा करेगा, फ्लक्स, ओके। और ये हम ये भी जानते हैं टू प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टू प्लेट के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा इक्वल टू हम क्या होता है, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया, क्यू बाई एरिया इंटू ये तो 1 बाई एरिया है, ये है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ये है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नॉट ही लिख दिया। अच्छा, ये क्या है, तो ई है ना, लेकिन हमको लिखना है क्या, फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये एरिया हमको लिखना है, इसने इसको मारा, बचा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे डिपेंड कर रहा है, समझे ना। अच्छा, अब और चीजें देख लीजिए आप, इसी को हम फ्लक्स को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड कर दें, डी फाई ई बाई डी टी इक्वल टू, तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा हमको, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू बाई डी टी, अब हम तो जानते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमको मिल गया ना। अच्छा, अब इसको इधर भेज दिए, तो करंट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज सकते हैं, और डी फाई ई बाई डी टी हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, समझे, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, तो यही चीजें है, करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, ओके। Next, so this is the missing the Ampere circuit law. This law adding the total current carried by the conductor through
उसके बाद क्या है, द सरफेस अनदर टर्म विच इज द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेम सरफेस द टोटल सेम वैल्यू ऑफ करंट ऑल द सरफेस। देखिए करंट इक्वल टू आपको क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स बाय टाइम, ठीक ना, हमें करंट मिल गया, फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है, तो यही सब चीजें लिखा है जो हमने बताया है। देखिए यहाँ पे मिल गया ना ये, बट यहाँ पे देखिए ये टोटल करंट इक्वल टू, टोटल करंट इक्वल टू, टोटल करंट इक्वल टू चार्ज बट also टाइम रेट चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड more total current I sum of the conduction current and that denoted by IC and displacement current ID। the total sum of current, तो ये क्या है हमारा आउटसाइड में, ये तो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे करंट I चल रहा है, तो इसका नाम क्या है, कंडक्शन करंट, जो हम जानते हैं कंडक्शन करंट। ओके, जो वायर से हम करंट पहले बताते थे ना, तो वही करंट है। लेकिन इन साइड में पॉजिटिव टू नेगेटिव एक और करंट पैदा हो रहा है, बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो टोटल इसमें कितने करंट है, तो 2 करंट है, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आईसी, अभी डिस्प्लेसमेंट का हम लोग फॉर्मूला लिखा था, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय विथ टाइम, हम लोग अभी लिखे थे इसका। अच्छा, अब इसी को बी डी एल इक्वल टू हम क्या जानते हैं, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, उस समय से इसका कितने बार जिक्र किए हम लोग। ओके, तो ये बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, ओके, लेकिन ये आई की जगह पर इस बार क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई सी, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, म्यू नॉट आई डी। ओके, आई डी की जगह पर ये हम जानते हैं फॉर्मूला, समझे ना, अंडरस्टूड। ओके, तो यही सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी है आपको, लिए इक्वेशन भी है, ये बी डी इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, एप्सिलॉन नॉट आई डी मींस एप्सिलॉन नॉट डी फाई फ्लक्स बाय टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जो मैक्सवेल ने इसको कंप्लीट करके दिए, ठीक ना, इसलिए इनका नाम बाद में जुड़ गया, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक ना, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो हम समझ गए, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, ध्यान रखना है। ओके, ऑल रेस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट हैज द सेम फिजिकल इफेक्ट एज द कंडक्शन करंट। ओके, ये भी वैसा ही है। फॉर एग्जांपल स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग वायर, द डिस्प्लेसमेंट करंट में बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यही सब चीजें लिखा है जो हम लोग बताए हैं, जो हमने बताया है वही चीजें है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या है, ओके, ये हमारा ईडीए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे आपको मिला, तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा भी था इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हम क्या देखा था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाई एरिया इनटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, ई इंटू ए, तो ई तो ये मिल गया क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और एरिया इसने इसको मारा, तो फ्लक्स इक्वल टू हमको क्या मिल गया, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज हमने लिखा है, बी डी ए इक्वल टू, तो ये तो हमारा आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन ये क्लोज होता है, तो इसलिए जीरो हो गया, ये समझे ना, कॉसन कॉस 90 डिग्री, इसलिए ये जीरो हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये गॉस का है, गॉस लॉ, फ्लक्स में यही देखा था ना, गॉस लॉ, ये गॉस लॉ है बट मैग्नेटिज्म का है। ओके, ये ई डी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, अंडरस्टूड। तो कैसे हम जानते हैं इसको, ई डी एल इक्वल टू, तो हम ये भी जानते हैं ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, हम जानते हैं ना, बिल्कुल हम जानते हैं, डी फाइव बाई डी टी। ओके, माइनस डी फाइव मीन्स बी इंटू ए। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग यही पढ़ते थे ना। अच्छा, ये ई क्या है, ई एम एफ है, तो ई इक्वल टू हम क्या जानते हैं, सॉरी ई एम एफ है, मतलब हम वोल्ट इसको लिखते हैं, तो ई इक्वल टू वोल्ट बाई आर हम जानते हैं ना,
ओके, देन वोल्ट इक्वल टू ई इंटू आर हम जानते हैं ना, तो ये ईएमएफ की जगह पर आप क्या लिखेंगे, वोल्ट इंटू डीएल, आर की जगह डीएल है, और डी फाइव बाई डी टी वही चीजें है, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वोल्ट में तोड़ दिया, ठीक है। ये वोल्ट को, ये वोल्ट था, ये वोल्ट ही था ऐसा का ऐसा यूनिट, जो यहाँ पे हमने लिखा है वोल्ट, ये भी वोल्ट ही है। अच्छा, ये बीडीएल इक्वल टू अभी हमने देखा इक्वेशन, तो बीडीएल इक्वल टू म्यूनट आईसी प्लस म्यूनट आईटी। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ये हमारा, इन्होंने ही चार इक्वेशन को उसको थोड़ा अपने से ऐड करके इसको बनाए, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम जुड़ गया मैक्सवेल, ठीक है। यही चीजें है। अंडरस्टूड एवरीवन? What is the source of electromagnetic wave? The source of electromagnetic wave means क्या है, लाइट जो चार्ज ऑसिलेट करे इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होना चाहिए, चार्ज ऑसिलेट करना चाहिए, ठीक ना, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही सोर्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझे ना। अच्छा, ये हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसके कारण होता है, रेस्ट चार्ज के कारण। और ये भी हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होता है, तो चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज एक्सेलरेट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू टाइम वेरी करना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नाइदर स्टेशनरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नाइदर, ओके, इस स्टेशनरी चार्ज के कारण तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, स्टेशनरी चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यूनिफॉर्म मोशन के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट एक्सेलरेटेड चार्ज ओके रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होता है, किसके, ये दिया हुआ है मैक्सवेल के, ठीक है ना, ये समझ गए। अच्छा, यही चीज अब लिखा है, तो कंसीडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विथ सम फ्रीक्वेंसी। ओके, द कोई चार्ज है और फ्रीक्वेंसी उसके कुछ है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, फ्रीक्वेंसी बिफोर आफ्टर रिफ्लेक्टेड भी वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ओके, तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है विथ सम फ्रीक्वेंसी, ओके, दिस प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्पेस है, तो स्पेस में क्या कर रहा है, प्रोड्यूस एक्सेलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी करेगा, विच प्रोड्यूस एन oscillating magnetic field also, okay, which turn source oscillating electric field and the oscillating electric magnetic field। तो दोनों प्रोड्यूस होगा, कोई चार्ज ऑसिलेट करे, ठीक है ना, ऑसिलेट करे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, समझे ना। अच्छा, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नेचुरली रहेगा वो किसके इक्वल होगा, okay, frequency oscillating of the charge, the energy associated with the propagation wave comes to the exposed energy in the source, ठीक है, तो प्रोपेगेट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, समझे। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए, तो यही सब चीजें लिखा है, ठीक है ना। हमारा जैसे एक सेटअप कर सकते हैं हम, करंट ऑसिलेट करें, उसमें मान लेते हैं कि एक येलो लाइट है, येलो लाइट का हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं, ठीक, समझे, तो उसका कर सकता है। अच्छा, अब देखिए, तो यही सब चीजें लिखा हुआ है। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पर देखिए एक बार और, ओके, कम लो फ्रीक्वेंसी रीजन है, हर्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ज सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट टेस्ट मैक्सवेल थ्योरी क्रिएटेड है सेंसेशन एंड स्पार्क ऑफ द important works field, two important achievement this connection deserve mention, okay, आफ्टर 7 years आफ्टर हर्ज के बाद एक इन्होंने भी, ये जगदीश चंद्र बोस ने वर्किंग एट द कलकत्ता, ये कलकत्ता से अपना भी एक इसी पर रिसर्च कर रहे थे, ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मच शॉर्टर वेवलेंथ, ओके, बहुत छोटा वेवलेंथ इनको मिला, इज एक्सपेरिमेंट लाइक दैट हर्ज। तो एक साइंटिस्ट थे जो कोलकाता के थे, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उन्होंने क्या पाया, उनको
बहुत शॉर्ट वेवलेंथ का उनको वेवलेंथ मिला। ओके, अच्छा, तो यही चीज है। और जो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ये हर्ट्ज का, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन थे। ओके, ये जर्मन थे, इनका 1857 में बर्थ हुआ और पास कब कर गए 1894 में। ओके, फर्स्ट इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट एंड रिसीव रेडियो वेव, इन्होंने एक मीन्स रेडियो वेव भेजा और उसको रिसीव भी कर पाए सक्सेसफुली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंट थ्रू स्पेस में भेजे उन्होंने, उसको रिसीव भी कर पाए। ठीक है, broadcast and receive radio wave, the proceed electromagnetic wave sent them through a space। ठीक है ना, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजा, उसको रिसीव कर पाए, वेवलेंथ है एंड स्पीड शोड दैट द नेचर ऑफ देयर वाइब्रेशन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वो हो रहा था उसका, हीट वेव है, स्टेबलिश ऑल दिस थिंग। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नेचर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट है, लाइट बेस्ट एग्जांपल है, लाइट सन से आ रहा है ना, तो लाइट ये क्या हो रहा है, ये थ्रू मीडियम भी पास हो रहा है और विदाउट मीडियम भी पास हो रहा है। आप सोचिए ना जरा, सिर्फ अर्थ के पास ही एटमॉस्फेयर है ना, और तो वैक्यूम है, लेकिन तभी भी लाइट आ रहा है ना, तो लाइट कैन प्रोपगेट विथ और विदाउट मीडियम ऑल्सो। ओके, विथ मीडियम आल्सो प्रोपेगेट और विदाउट मीडियम आल्सो प्रोपेगेट। तो फर्स्ट ये क्या है, नेचर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सेकंड नेचर क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी के समझ सकते हैं आप, येलो कलर का फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगा, वो आप कैसा भी रहे, वो कलर येलो है तो येलो का फ्रीक्वेंसी हमेशा एक ही रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्रीक्वेंसी नहीं। तो फर्स्ट क्या समझे, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू विथ मीडियम और विदाउट मीडियम आल्सो। सेकंड पॉइंट आप क्या समझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी नेवर विल बी चेंज। थर्ड पॉइंट आपने क्या समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज ऑसिलेशन। ओके, ये समझ गए, ये हमारा कुछ पॉइंट है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ज इफ ऑसिलेट देन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव charge producing electric field also, magnetic field also। okay, but electric field and magnetic field perpendicular to each other and mutually perpendicular propagation direction also, propagation direction also। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, तो ये सब चीजें पॉइंट है। तो देखिए मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो दोनों रहेगा ही बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में जाएगा, समझे ना। रीजनेबल फॉर द आवर डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, अच्छा वो आप देखे थे एक कैपेसिटर के बीच में, दो कैपेसिटर के बीच में कुछ स्पेस था बट तभी भी करंट पास हो रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट करंट था। फिर कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट द कैपेसिटर, ये हम लोग जानते हैं। तो उसमें कैपेसिटर में आप देखे भी थे कि ये इस तरह से कैपेसिटर था। ओके, यहाँ पे ये कैपेसिटर था, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज लगा दिए थे हमने, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज स्टोर हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज स्टोर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा था, ये परपेंडिकुलर ऐसे बन रहा था, सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेट, ये तो आप जानते हैं। तो मैग्नेटिक गिव्स राइज टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, पेरीमीटर सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के फॉर्म में बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, एक पे स्टोर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे, कैपेसिटर का दो प्लेट होते हैं ना, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया, और पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में बन रहा है, परपेंडिकुलर। okay, parallel to the capacitor, perpendicular to the this case। okay, very important, very important। okay, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्स में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर आपस में रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके ओके, डायरेक्शन प्रोपगेशन का क्या हो जाएगा, तो ये एक्स में जा रहा है, ये वाई में जा रहा है, तो डायरेक्शन प्रोपगेशन जेड में जाएगा। ओके, वाइब्रेशन जो चार्ज है, प्रोपगेशन डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन, जाने का डायरेक्शन वेव का जेड में जाएगा। अगर ये एक्स में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो जेड में प्रोपगेशन होगा। पार्टिकल चार्ज किधर प्रोपगेट करेगा, जेड एक्सिस में, ध्यान रखना है, समझे ना। अच्छा, ये देख लीजिए यहाँ पर बनाया भी गया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसे दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारे एक्स में दिखाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को वाई में दिखाया जा रहा है। प्रोपगेशन डायरेक्शन किधर ट्रेवल कर रहा है वेव चार्ज, तो ये जेड में दिखाया जा रहा है। तो ये सब ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, और देखिए यहाँ पे, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई एक्स इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रहा है तो हम ऐसा इक्वेशन लिखेंगे, ई एक्स इक्वल टू ई नट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड साइन वेव का, तो जानते ही है साइन कोस लगता है, साइन, और ये के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये जेड जो है ना, ये जैसे हमने लिखा है ई एक्स इक्वल टू ई नट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, तो ये माइनस जो है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन बताएगा, तो ये वेव प्रोपेगेट करना है ना जेड एक्सिस में, ये डायरेक्शन ऑफ वेव बताएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये बताएगा जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेड ही में रहेगा, ये एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी, जैसे होता है जेड में। अगर ये वाई में रहे और ये एक्स में रहे तो ये जेड में, तो ऐसा है, ठीक है ना, ये कुछ में भी रह सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये देखिए, ये के जेड आगे है, फर्दर है, तो ये मतलब ये इनिशियल से आगे चल रहा है, तो ये माइनस यहाँ पर रखेगा ना, तो समझ जाना कि यहाँ पे जैसे लिख रहा हूं, ये जेड में जा रहा है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रहा है ये वेव प्रोपेगेशन। चार्ज पार्टिकल प्रोपेगेट किस में कर रहा है, पॉजिटिव जेड में, तो ये जेड एक्सिस, ये डायरेक्शन बताएगा। अगर मान लेते हैं, अगर मैं लिख दिया ऐसे ही, ई वाई इक्वल टू ई नट साइन, यहां पे लिख दिया के वाई माइनस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस में, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है उसका वाई का, ये ध्यान रखना है सब चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है। इसी तरह क्या लिखा है मैग्नेटिक फील्ड का, बी वाई इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में जा रहा है, तो बी नट साइन, अब जानते हैं दोनों परपेंडिकुलर में रहेगा, तो ये एक्स है तो ये वाई है, तो यहाँ पे के, ओके, के, और यहाँ पे ये किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है ये, के जेड, ओके, माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। ये किस क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, देखिए ना जेड में जा रहा है डायरेक्शन वेव का, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव, ठीक है ना, समझे। ये टी तो टाइम है, टाइम टेकन, टी टाइम टेकन है। के का वैल्यू होता है, के का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, ये ध्यान रखना है, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, समझ गए। तो ये जेड जेड क्या है, एक किसका है डायरेक्शन, हमारा वेव का। अगर ये वाई वाई रहे तो वाई में चल रहा है, और ये माइनस क्या दिखाएगा कि प्लस जेड एक्सिस में जा रहा है, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा के जेड प्लस ओमेगा टी, तो निगेटिव जेड में जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे प्लस रहेगा तो निगेटिव रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, तो किस में, तो जेड एक्सिस में। यहाँ पे जेड एक्सिस इंफॉर्मेशन समझे ना, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, तो ये हमारा वेव कितना चल रहा है, जेड एक्सिस में चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, तो एक्स में है। मैग्नेटिक फील्ड किधर दी जा रहा है, तो वाई में है। वेव का डायरेक्शन किधर है, वेव डायरेक्शन जेड में है, डायरेक्शन जेड एक्सिस में। ये फॉर्मूला याद रखना है, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमको मिला, और ये भी हमारा ये वेव का इक्वेशन है, ठीक है ना, वेव का इक्वेशन, समझे। अच्छा,
ये भी फॉर्मूला देखिए, ये भी फॉर्मूला हमारा इंपोर्टेंट ही है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सी इक्वल टू 1 बाई ये सी इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप म्यू नॉट का वैल्यू रखिए ना, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एप्सिलॉन का वैल्यू रखिए ना 8.85 इंटू 10⁻12, आपको आएगा स्पीड ऑफ लाइट ही आएगा, समझ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट ही मिलेगा आपको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी मीन्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 2 पाई न्यू, ये न्यू है, न्यू मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी इंटू, ओके, सी इंटू के, समझे ना। अच्छा यहाँ पे ये क्या लिख सकता है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, ये सी है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम जानते हैं ना, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है, डिस्टेंस बाई टाइम आप जानते हैं फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, लेमडा, लेमडा क्या होता है, मीटर ही होता है, लेमडा मीटर ही होता है, और टाइम को टी लिख दीजिए। अब लेमडा ये 1/t ऊपर चल गया है, ये 1/t को तो जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर न्यू से दिखाया गया है, बस यही फर्क है। तो सी इक्वल टू हम फॉर्मूला मिल गया ना, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला हमको मिल गया, ओके समझ गए। तो यही चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बी इक्वल टू ई बाई सी, ओके वो भी फॉर्मूला, बी नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई स्पीड ऑफ लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, ये नीट वोट में कंपटीशन एग्जाम में काम आता है ना, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन रखते हैं, तो ये सब चीजें हैं, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब वही चीजें है, हमने स्पीड ऑफ लाइट रखा ना, तब ना हमारा फ्री फ्री मिला था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ स्पीड ऑफ मीडियम, तो म्यू मींस फॉर मीडियम परमिटिविटी एंड मीडियम परमिएबिलिटी, समझे ना, तो वही उसी के जैसा है। ये देखिए बी इक्वल टू ई बाई सी, ये जानते हैं ना, फॉर्मूला हमने यूज किया था ना। अब देखिए ई का फॉर्मूला क्या है, ये ई दे रखा है, सी को तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, वहां पर रखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा, समझे ना। यहाँ पे देखिए ये 2 पाई है, पी नहीं है ये, ओके। तो बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन, और ये हम जानते थे ना, उसमें क्या लिखे थे हमने, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, एंड हमें अभी लिखा था बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन, ओके के, उसमें क्या लिखा था मैंने, जेड, लेकिन इसमें हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है ना, हमारा वेब एक्स में जा रहा है, वेब मूविंग इन एक्स एक्सिस, वेब मूविंग propagating, that's called propagating, not moving, wave moving in x axis, ओके, इसीलिए यहाँ पे x z नहीं x लिखा गया है। तो के एक्स माइनस हम क्या जानते हैं, ओमेगा टी जानते हैं। अब इसको कैसे इस तरह बदले, तो हम जानते हैं के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, ओके, और ओमेगा इक्वल टू हम ये भी जानते हैं 2 पाई बाई टाइम, अदरवाइज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए फिर से, बी वाई इक्वल टू बी नट साइन, और ये के की जगह पर 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स माइनस 2 पाई बाई ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टाइम पीरियड, अदरवाइज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये स्मॉल टी है, टाइम टेकन है, ये कैपिटल टी टाइम पीरियड है, और ये क्या है, स्मॉल टी टाइम टेकन है, समझे ना। तो याद रखिएगा, आप अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो पहले देखिए, तो उसमें समझ में आएगा वेव कैसे लिखते हैं। तो बी वाई इक्वल टू बी नट साइन, और ये 2 पाई को मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक्स बाई लेमडा, और यहाँ पे भी क्या बचा, स्मॉल टी टाइम टेकन बाई टाइम पीरियड, यही चीजें तो यहाँ पे लिखा गया है। और ये हो सकता है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया गया, इसीलिए यहाँ पर माइनस एक्स लिख दिया गया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होगा। तो यहाँ पे बस लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई के, ठीक है, वहां पे तो ये आपको देख लेना है, यही तो के है हमारा, इक्वेशन में बैठाना है, इक्वेशन के जैसा लगाना है आपको, और ये ओमेगा है वैल्यू,
तो लेमडा इक्वल टू 2π/k वैल्यू जानते हैं ना, बस फॉर्मूला रखिए, हो गया आपका वेवलेंथ मिल गया। 1/2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जानते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ω/2π। ठीक है ना, तो यही क्या है, ये हमारा ओमेगा है, ओमेगा और बाई 2π हमको मिल गया फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान है। बी इक्वल टू E/C, देन E इक्वल टू B इंटू C आ गया हमको यह भाई। तो ये बहुत आसानी से है, ठीक है ना, ऐसा ही करना है आपको। अच्छा, स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है, इसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की टर्म में हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो लाइट आता है तो उससे गामा रे भी आता है, गामा रे भी आता है, एक्सरे भी एक्सरे भी आप जानते हैं, एक्सरे तो कराते ही है, ठीक है ना। रेडियो वेव भी होता है, माइक्रोवेव भी होता है, ये सब चीजें है, समझे। तो इसको हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये कैटेगराइज कर लेंगे, समझे। अच्छा, अब ये देखिए, गामा रे उस तरफ जा रहा है, ऊपर है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, गामा रे का फ्रीक्वेंसी कितना है, 10/23। ओके, और यहाँ पे देखिए नीचे में देखिए, ये हमारा नीचे में जितना जाएंगे ना फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी लेस है ये, फ्रीक्वेंसी लेस, लेस फ्रीक्वेंसी, हाई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो गामा रे जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा ना, E इक्वल टू एच न्यू। ओके, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा, एनर्जी, तो एनर्जी मतलब वो पेनिट्रेट कर लेगा किसी चीज को, ठीक है ना। तो गामा रे बहुत डेंजरस होता है, समझे ना। इसका बट यूज भी करते हैं बहुत कैंसर पेशेंट के लिए, रेडियोथेरेपी दिया जाता है। एक्सरे तो आप लोग कराते हैं, हड्डी या वड्डिया टूट जाती है तो, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट ये सब हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी लेस होगा, और अप जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा, बट उसका उल्टा है वेवलेंथ। वेवलेंथ गामा रे का सबसे लेस होता है, लेस क्या होता है वेवलेंथ, ये 10⁻14 है, वेवलेंथ 10⁻14 है, 10⁻14। ओके, मीटर, मीटर, और ये 10/23 हर्ट्ज है। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी है, 10/23 हर्ट्ज, लेकिन ये देखिए 10⁻14 वेवलेंथ है, 10⁻14 मीटर। अब यहाँ पे देखिए इसका वेवलेंथ बहुत हाई रहेगा, देखिए रेडियो वेव का 10⁻5 है, 10⁻14 है गामा के रे के लिए, और 10⁻+5 है मीटर रेडियो वेव के लिए। तो उस तरफ ऊपर जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी कम है गामा रे से, तो सबसे इसका फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सरे का है, एक्सरे से ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे का है। अच्छा, बट अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ का, वेवलेंथ इसका ज्यादा है, इसका इसके बाद कम है, इसका सबसे ज्यादा कम है गामा रे का। तो ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, नीचे वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर रहता है ना, उसका वेवलेंथ छोटा होता है। वेवलेंथ का क्या काम है, तो आप जानते हैं, वन साइकिल कंप्लीट करना, तो उसको वन वेवलेंथ बोलते हैं। तो आप रेडियो वेव होता है ना, तो वन वेव बहुत बड़े बड़े होते हैं, ओके, 1000 किलोमीटर लाइक दिस। और इसका ये बहुत छोटा वेवलेंथ होता है, बहुत फास्टली वन 360 कंप्लीट कर लेते हैं गामा रे, लेकिन बहुत एनर्जी होता है। फ्रीक्वेंसी जिसके पास ज्यादा, तो उसके पास एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, तो वो किसी चीज को पेनिट्रेट कर लेगा, ठीक ना। तो इसीलिए गामा रेसेस कैंसर, कैंसर का कारण भी बनता है, और कैंसर को जिसको हो जाता है तो रेडियोथेरेपी दिया जाता है उसको, कि कैंसर सही हो जाए, समझे। तो ये चीजें हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये सब हम यूज भी करते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। तो रेडियो वेव का सबसे मैक्सिमम क्या होता है, वेवलेंथ, रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। देखिए यहाँ पे रेडियो वेव, रेडियो वेव मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसी का होता है, बड़ा, बहुत बड़ा वेवलेंथ होता है इसका सबसे ज्यादा, बट वेरी लेस फ्रीक्वेंसी, वेरी लेस। नंबर 1 इसी का स्थान है फ्रीक्वेंसी में सबसे कम, लेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो रेडियो वेव प्रोड्यूस्ड, सॉरी रेडियो वेव, इसके कारण हमको क्या आसानी से होता है, तो एक्सेलरेशन हमारा वेव प्रोड्यूस करे, एक्सेलरेट करे, तभी तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है सब। तो इसका यूज कहाँ पे है, देयर यूज रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। तो जो सिग्नल आता है ना, आप एफएम लगाते हो, ओके, और किसी पर्सन से, दूसरे पर्सन से, दोस्त से बात करते हो, दोस्त से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, ऑल दिस थिंग, तो बात करते हो, तो यहाँ से इसी का रोल प्ले है फिजिक्स का, ठीक है ना, रेडियो वेव का, समझे ना। अब यहाँ पे देखिए ना, ये किलो हर्ट्ज, ये इसका 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज तक होता है। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। वेवलेंथ इसका देखिएगा तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा होगा उससे, ठीक ना। तो माइक्रोवेव उस तरफ हमने बताया था ना कि बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, माइक्रोवेव का काम क्या है, तो माइक्रोवेव का एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो इसका माइक्रोवेव का एप्लीकेशन, हम खाना गर्म करते हैं ना, इस तरह का आप देखते होंगे, क्या बोलते हैं इसको, ठीक ना, तो उसमें के लिए हम माइक्रोवेव का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव का यूज है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो शॉर्ट वेवलेंथ तो होता ही है, लेकिन इसके बाद इसका स्थान है शॉर्ट, सबसे ज्यादा इसका लॉन्ग होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा रेडियो वेव का लॉन्ग होता है, तो दूसरा नंबर लॉन्ग रेडियो वेव का इसका होता है, माइक्रोवेव का। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो एयरक्राफ्ट रडार सिस्टम ना, तो किसी कंट्री का में किसी दुश्मन का जहाज आ जाए, तो उससे रडार से हम लोग को मालूम होता है, ठीक है ना। इसको यूज करते हैं माइक्रोवेव का, ठीक है ना। हॉट फूड के लिए हम यूज करते हैं, गरम, आप जाते हैं ना होटल में तो देखते हैं समोसा गरम देता है, ऐसा रखता है वो, है ना, 2 मिनट में गरम करके देता है, ये सब चीजें हैं इसलिए, ठीक। ये ऑटोमोबाइल में ये सब हमारी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ दिस वेब है, तो ये सब हम यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड ये वेवलेंथ छोटा किसके बाद होता है, ये माइक्रोवेव का बाद, ठीक। फ्रीक्वेंसी लेकिन बढ़ जाता है इसका, माइक्रो रेडियो वेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड का, ठीक है ना। इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी होता है इसके पास, माइक्रोवेव रेडियो वेव के कंपेरिजन में, ठीक। और वेवलेंथ लेकिन छोटा हो जाता है, तो ये चीजें तो हमको दिखता नहीं है, इंफ्रारेड हमको हमारी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन हाँ वो चश्मा उस्मा उस तरह का लगाते हैं तो उनसे उन लोगों को दिखता है उस तरह से। तो इंफ्रारेड है, द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मोस्ट मटेरियल रेडियली ऑब्जर्व। ओके, वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें है, ठीक ना। इसका हीट देयर सराउंडिंग है इंफ्रारेड, आप जानते हैं ना, अर्थ अर्थ ऑब्जर्व कर लेता है इसको, इंफ्रारेड को, तभी ईयरली मींस गर्म हो रहा है अर्थ, ठीक ना। तो यहाँ पे दिस रेडिएशन इज द ग्रीन हाउस गैसेस सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर यूज्ड अर्थ सैटेलाइट, ओके, बोथ मिलिट्री पर्पस आल्सो ऑब्जर्व ग्रोथ द क्रॉप्स, ये सब चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम यूज करते हैं इसको, सेमीकंडक्टर इसी का हेल्प से, लाइट इमिटिंग डायोड, ये सब चीजें। अच्छा, इंफ्रारेड ये हमारे मोबाइल में भी ये सब हम देख सकते हैं इसको, इंफ्रारेड को। विजुअल रे, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो दिख रहा है, ठीक ना, रेड कलर, येलो कलर, वायलेट कलर, ये ऑल दिस थिंग, तो उसका क्या रहता है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आई कैपेसिटी, ठीक ना। तो इधर रेड कलर है टू वायलेट कलर ये है, ठीक ना। तो रेड कलर टू वायलेट कलर के बीच में हम देख सकते हैं, सब इसी के बीच में सब कलर आ जाएंगे, जितना कलर आप जानते हैं ना, आप अपनी आंखों से जानते हैं, येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, तो ये सब इसी के बीच में लाइक करता है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ओके, तो ये तो बता, ये ऑब्जेक्ट को आप किसी चीज को पढ़ सकते हो इसके कारण, ठीक है ना, देख सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को बता सकते हो कौन सा कलर है, तो ये विजुअल रे ही बोलते हैं हमारे आंखों से, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट
ये नाम सुना सुना सा लगता है, यस, ठीक है ना। वाटर प्यूरिफाइड के लिए वहां पर लिखता है ना मशीन पर, वाटर प्यूरिफाइड के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। आइए ऑब्जर्व कर लेता है ओजोन लेयर, ठीक है ना। तभी इसलिए क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन निकलता है एसी जो चलाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी होता है ना। तो इसे मतलब सन इम्पोर्टेंट सोर्स अल्ट्रावायलेट लाइट, बट ओके, मोस्ट ऑफ दिस ऑब्जर्व द ओजोन लेयर। तो इसको हम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर इसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना। अदरवाइज हमारे शरीर पर पड़ेगा तो हमारे लिए खतरा बनेगा ये, ठीक है ना, समझे। ओके, तो ये सब चीजें हैं। एक्सरे, एक्सरे तो आप कराते रहते हैं, ये टूटी फूटी हड्डियां वड्डियां को एक्सरे कराते रहते हैं, ठीक है ना। ये मेडिकल पर्पज से भी यूज होता है। गामा रे, गामा रे आप रेडियो एक्टिविटी के लिए करते हैं आप लोग, और कैंसर पेशेंट के लिए भी यूज करते हैं एबनॉर्मल सेल को मारने के लिए, ठीक है। तो ये सब वेवलेंथ है, मैंने बताया था ना। रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, और सबसे देखिए इसका कम कितना है, 10⁻³ नैनोमीटर गामा रे का। इसका देखिए 0.1 मीटर, ठीक है ना। हाँ मीटर में होता है, ठीक है ना। इसका ये इससे ग्रेटर होता है मतलब। अच्छा, और इसका देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा गामा रे का, और उसका सबसे ज्यादा लेस फ्रीक्वेंसी होगा। ये सब चीजें हैं, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन।